वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे आज के मैच की सूरत-ए-हाल पर और स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। वर्ल्ड कप स्पेशल और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी जारी है। पाकिस्तान ने 191 रन स्कोर किए, 192 रन का टारगेट पाकिस्तान टीम को दिया गया और इस वक्त अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है तला आलम साहब ने, जो बाकायदा तौर पर क्रिकेट एक्सपर्ट है और तूबा फाउंडेशन के बाकायदा तौर पर इसको रन भी कर रहे होते हैं। तला साहब, पाकिस्तान ने 191 रन स्कोर किए, गो के एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हो जाएगी। जिस वक्त हम देख रहे थे कि मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे, बाबर आजम खेल रहे थे, फिर ऐसा क्या क्लैप्स हुआ कि एक मौके पे पाकिस्तानी बैटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम होते दिखाई दिए? देखिए, यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप तो कोलैप्स हुई, लेकिन साथ ही साथ तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलर्स की भी। जिस तरह से उन्होंने ग्रिप करके रखा पूरी टीम को और रोहित शर्मा की बेहतरीन कैप्टनसी, उन्होंने जिस तरह की वैरायटीज़ इस्तेमाल की ना बॉलिंग में, वो मुस्तकिल तौर पे जो एक चीज़ें होती हैं ऑन पेपर वो उस पर नहीं चल रहे थे, वो ऑन ग्राउंड अपने फैसले जो है वो उसी वक्त ले रहे थे, जिसकी वजह से उनको ब्रेक थ्रू मिलता चला गया। जब बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी तो उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि हम 300 क्रॉस करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक बहुत अरसे से ये बात चलती आ रही है कि फिनिशर हमारे पास मौजूद नहीं है। कंट्रीब्यूटर और मैच विनर का फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो जाता है। तो आज बाबर आजम ने कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन उनको आगे चलना चाहिए था, फिनिश की तरफ जाते। मोहम्मद रिजवान के साथ भी बैड लक हुआ, लेकिन इंडिया की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ी। अच्छा, आज आपको ऐसा नहीं लग रहा था तला साहब के विकेट बहुत ज़्यादा बॉलर्स को बॉल बैठती हुई नज़र आ रही थी विकेट पर? सबसे ज़्यादा लोएस्ट विकेट जो है ना वो आज अहमदाबाद की थी, और जैसा कि बहुत सारे विकेट के एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि डार्क सॉइल पे आज जो है वो मिक्स सॉइल था, बल्कि उस पर मैच हो रहा था और सबसे ज़्यादा लोएस्ट थी। जैसे आप देखें कि बॉल बैठ रही थी और उस तरह का बाउंस भी नहीं था। तो अब मैं देखता हूँ, जैसे रन तो इतना ज़्यादा फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स को आया कि उस पर एज मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही सूरज गुरूब होगा फिर ड्यू फैक्टर और वो सारी चीज़ें, लेकिन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि बहुत तेज़ी से मेरे ख्याल में इंडिया जो है इसको चेस कर लेगा। अच्छा, इंडिया चेस कर लेगा, लेकिन अगर हम देखें तो इस मैच के अंदर टॉस की बड़ी अहमियत होती थी। हर कोई ये कहता था कि क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर हम बात कर लें, इससे कबल जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पे खेले गए हैं वहाँ पर हम देखते थे कि चेस करने वाली टीम ज़्यादा नाकाम रही थी। जो पहले बैटिंग कर रही थी 12 मैचेस उसने कामयाबी हासिल की थी, सेकंड चेस करने वाली टीम 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की थी उन्होंने, और एक मैच बराबर आता। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भरपूर तौर पर टॉस का फ़ायदा उठाया है यहाँ पर रोहित शर्मा ने? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में टॉस तो किसी भी टीम के इख्तियार में नहीं है, ये तो लक पे डिपेंड करता है। बाबर भी कहते नजर आए टॉस के बाद के अगर वो भी टॉस जीतते तो फील्डिंग करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह के पिचेज इस वक्त इंडिया में हैं और आमतौर पे होती हैं तो उसमें तो सेकंड बैटिंग वालों को एज जाहिर सी बात है मिल जाता है, और टॉस का भी एक फैक्टर है इस वक्त, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा आरिफ साहब, अगर हम मैच में बात करें, ऑस्ट्रेलिया की मैच पे बात कर लें जिस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था, जहां पर हम देखते थे कि 199 रन स्कोर हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को वहां पर भी भारत की बॉलिंग ने तहस नहस कर दिया था। आज सेम सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती नज़र आई। आप समझ रहे हैं कि बॉलिंग स्टैंड इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त है, जहाँ पर उन्हें भरपूर तौर पर फास्ट बॉलिंग का जहां उनका शुबा है वो मुकम्मल तौर पर फॉर्म में दिखाई देता है। फिर अगर देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका भरपूर तौर पर काम करता दिखाई दे रहा है। बड़े मैचेस में उन्होंने 2 बड़ी विक्ट्री की तरफ से गामजन नज़र आ रहा है और आज पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेते हैं, दूसरी बड़ी विक्ट्री होगी उनकी। देखिए, इंडिया की टीम की बात करें तो हर शोबे के अंदर ही बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। उनकी बैटिंग की बात कर लें, उनकी फास्ट बॉलिंग की बात कर लें या उनकी स्पिन बॉलिंग की बात कर लें, और इससे पहले उन्होंने एक बड़ा मैच जीत कर आए थे। पाकिस्तान ने अभी तक जो 2 मैच खेले उसके अंदर अभी तक कोई बड़े टीम के साथ मैच नहीं जीता, जबकि वो इंडिया की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है। तो इंडिया की जो टीम है जो सारी, वो तो हर शोबे के अंदर एक बैलेंस है, और वो जो है विकेट स्टैंड पर जाने वाली टॉप टीमों के अंदर उनका सारा नाम लिया जा रहा है कि वो फाइनलिस्ट टीमों के अंदर शामिल है। और फिर उनका ज़ाहिर है कि उनका एडवांटेज है होम ग्राउंड, होम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और यही एडवांटेज होता है कि होम क्राउड और होम ग्राउंड का सारा। तो बहरहाल दूसरी टीम को देखिए, पाकिस्तान का जो अब अगला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के ही साथ है सारा वो, और ये बड़ा मैटर करेगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो उसका नतीजा है वो पाकिस्तान की सिम भी तयन करेगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के अंदर आगे जाके क्या प्रॉब्लम होती है। अगर पाकिस्तान की टीम वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत सकती है तो पाकिस्तान की टीम, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चूँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस वक्त उसका मोराल थोड़ा सा लो है, उससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा उठाना चाहिए, और ताकि वहाँ पर सेमीफाइनलिस्ट की जो 4 टीमों में नाम लिया जा रहा है तो वहाँ तक की 4 टीमें हों तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो। रियाजुद्दीन साहब, अगर हम बात कर लें फाइनल 4 की, तो इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है,
क्या आप समझते हैं उनकी कप्तानी का बड़ा अमल दखल नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि कप्तान टेस्ट टीम के कप्तान कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर ओवरऑल पाकिस्तान की हम बात कर लें तो पाकिस्तान के कुछ देर पहले कह रहे थे ड्यू फैक्टर बड़ा असर करेगा आज के मैच में। अब रन ऐसे नहीं है कि ड्यू फैक्टर भी असरअंदाज होता हुआ नज़र आए, क्योंकि वहाँ पर बॉलर्स को ग्रैप करने में परेशानी होती। आप समझिए पाकिस्तान को किसी भी लिहाज में यहाँ पर सपोर्ट हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बॉलर्स की हो बैटिंग्स की हो, क्योंकि हमने देखा कि बॉल बहुत ज़्यादा नीचे आई, बैटर्स को परेशानी हुई। अब बॉलिंग के मसाइल आ रहे हैं तो वहाँ पर ड्यू फैक्टर का थोड़ा सा इश्यूज़ है वहाँ पर, तो परेशानी तो पाकिस्तान को दोनों शोबे में नज़र आई है। शहजादा, पहले सवाल का जवाब जो आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो देखें कप्तान का किरदार अपनी जगह अहम होता है और किसी भी मैच में टॉस का भी अपना किरदार होता है, फिर कंडीशंस की अपनी एक बात होती है। जैसे आज से इंडिया को मेरे ख्याल से उन कंडीशंस से, होम कंडीशंस का एडवांटेज, होम क्राउड का एडवांटेज, होम मतलब विकेट का एडवांटेज, फिर जो एक खौफ राज की फ़ज़ा, जिस तरह से हमारा मीडिया वहाँ पे पहले नहीं पहुँचा, जो एक मोरल सपोर्ट मिलती है हमारे टीम के खिलाड़ियों को, और जिस तरह से मतलब है कि हमारे शायकीन वहाँ पर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके खिलाफ गई हैं। रह गई बात ऑस्ट्रेलिया की, देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, सिर्फ कप्तान की बात तो होती है, यकीनन उनके बड़े स्मार्ट और बड़े अच्छे कप्तान रहे हैं जिनकी कप्तानी का अंसर भी उसमें उनकी फतूहात में शामिल रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की आप परफॉर्मेंस देखें तो उनका वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है जो एक ज़माने में उनकी टीम बॉलिंग भी बड़ी साइड अच्छी होती थी, बैट्समैन भी बड़े अच्छे होते थे, या उनकी फील्डिंग का मेयार भी बड़ा अच्छा होता था। आप ये देखें कि जो इंडिया से मतलब वो मैच हारे हैं तो एक मौके पे जो एक कैच आउट मतलब होने वाला था तो दो प्लेयर्स आपस में टकरा गए थे। तो मेरे ख्याल से वो जो अंडरस्टैंडिंग और वो जो उनकी मतलब फील्डर्स की होती थी और जो एक कॉम्बिनेशन अच्छा होता, तो मेरे ख्याल से अब वैसे तो देखें ऑस्ट्रेलिया दुनिया की क्रिकेट की वाइड टीम है जो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और अगर आप रेशो निकालें, परसेंटेज निकालें, तो ये वाइड टीम है जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। कभी भी उनकी परफॉर्मेंस जो है अनप्रिडिक्टेबल नहीं रही, मतलब वो करते रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक ऐसा बैड पैच आप कह सकते हैं कि उनकी टीम का वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, या उनकी टीम जो है अभी एक प्रोसेस से गुजर रही है। तो मेरे ख्याल से ये वजह है। और बाकी ये कि जैसा अभी बात हो रही थी कि मैं समझ रहा हूँ बड़ा ज़रूरी है कि अब चूंकि आपका नेक्स्ट मैच जो है उसमें हालांकि गैप है, 4-5 दिन का गैप है, 20 को होगा मैच, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपनी सारी चीज़ों को मतलब रिविजिट करें, देखें कि जो गलतियां आपने इंडिया के खिलाफ मतलब की हैं वो जो है रिपीट ना हो, और आप जो है कम से कम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतें, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जैसी हुआ करती थी, तो उसके खिलाफ जीतना ज़रूरी है। रह गई दूसरी बात आपकी ये कि मतलब आज जो है पाकिस्तान के लिए ड्यू फैक्टर, मैं समझता हूँ कि रन्स इतने कम हैं और इतना प्रेशर हमारे बॉलर्स पे आ गया है कि वो ड्यू फैक्टर भी काम नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किस्मत ने साथ दिया और हमारे बॉलर जो है जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी शुरू के 2-3 मतलब ओवर्स में मतलब 2-3 विकेटें ले जाते थे और जिस तरह से करते थे, अगर उनकी लेकिन वो भी तो फॉर्म में नहीं है ना रियाजुद्दीन साहब। नहीं, वो तो हमारा जो वर्कलोड मैनेजमेंट है जो हमारे लोग देखते हैं, ये उनका है कि उन्होंने जिस तरह से मतलब हमारे जो हाई परफॉर्मर थे उनको जिस तरह से बेदर्दी से इस्तेमाल करके उनको अनफिट कर दिया। उनकी चूलें एक आप सब समझें कि हिल गई हैं, अगर वो थोड़ा सा उन पर लोड पड़ता है या फटीग होती है तो वो अनफिट हो जाते हैं। अभी भी जो है शाहिन शाह अफरीदी की वो जो उंगली है वो जो है मेरे ख्याल से इंजर्ड है, और वो जो मतलब बॉल जिस तरह से कर रहे थे उस उंगली की मदद से आउटसाइड ऑफ स्टंप वो गेंद नहीं पका रहे हैं कमांड से। लेकिन खुदा करे कि जैसे कि हमें सुना है कि वो पूरी तरह से फिट हैं, और अगर आज उन्होंने वो परफॉर्मेंस दे दी शुरू के 3-4 ओवर्स में उनकी मर्जी के मुताबिक 3-4 आउट हो गए तो हो सकता है ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता है। तला बात कर लें क्योंकि मुसलसल हम मोहम्मद नवाज शादाब को चांस देते जा रहे हैं। डग आउट पे देखें तो सलमान अली आगा भी मौजूद हैं। आज ये तस्वीर किया जाता था शायद 2 में से 1 प्लेयर ज़रूर टीम से ड्रॉप होता और सलमान अली आगा को मौका फराहम किया जाता मैच में। आप समझ रहे हैं कि मुसलसल आप मौका दिए जा रहे हैं किसी भी प्लेयर्स को, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना हम उसे ड्रॉप कर क्योंकि हमने एक तजुर्बा किया फ़खर के साथ, हमने ड्रॉप किया फ़खर को, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो वहाँ उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। तो सलमान अली आगा डक पे बैठे हैं, अगर दोनों ही बॉलिंग करते हैं शादाब और नवाज, उनमें से अगर सलमान अली आगा को खिला दिया जाए, समझता हूँ शहजादा भाई कि सलमान अली आगा से बेहतर ऑप्शन उसामा मीर का आपके पास होना चाहिए था, क्योंकि उसामा मीर की जो बॉलिंग है
उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टर्न भी नज़र आएगा और उसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। और इस वक्त उसामा मीर को जो है ना एज अ ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए था शादाब की जगह, क्योंकि शादाब को चाहिए कि वो अपनी टेक्निक्स पर काम करें थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई प्लेयर इन फॉर्म हो जाता है ना तो उसको डग आउट पर बैठाना उसकी तजलील नहीं होती, बल्कि अगर वो अपनी टेक्निक्स पे काम करे, थोड़ा सा रेस्ट ले, तो फिर उसके बाद वो अच्छा जो है वो नतीजा दे सकता है कुछ मैचेस के बाद। तो उसामा मीर बेहतर ऑप्शन है सलमान अली आगा के मुकाबले में, क्योंकि सलमान अली आगा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चांसेस उनको मिले और बहुत सारे ऐसे मैचेस थे कि जहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे उनके पास एक बहुत बड़ा चांस मौजूद था अपने आप को मनवाने का। उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो सऊद शकील ने चंद मैचेस लिए और उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। तो उसामा मीर का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। उसामा मीर का ज़्यादा ऑप्शन था। आरिफ साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर की, तो आज भी हमने देखा कि बेशक इंडिया ने टॉस जीता, पाकिस्तान को खेलने की दावत दी, विकेट ज़रूर हमारी पहली विकेट निकल गई, लेकिन उसके बाद शायद हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते थे थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलकर। हमने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा कम स्कोर किया। आप समझते हैं कि दुनिया भर की टीमें पावर प्ले में स्कोर ज़्यादा करना चाहती है, पाकिस्तान वाहिद टीम है जो पावर प्ले में सबसे कम रन स्कोर कर रही होती है। देखिए गुज़श्ता अगर उठा के इनको पाकिस्तान के पावर प्ले के अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान जो है 10 टीमों के अंदर 8वें नंबर पे पावर प्ले में, और सबसे ज़्यादा पावर प्ले को पुअर जो जिसने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की टीम 4.45 है। लास्ट जो मैचेस का देखा जाए तो वो स्टेट्स के हिसाब से तो 8वें नंबर पे। तो उसकी वजह भी यही है कि चूँकि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान का, हम 2-3 साल से यही बेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर की कमज़ोर, जब मिडिल ऑर्डर कमज़ोर होता है तो फिर पावर प्ले इतना खुल के नहीं खेल पाता, उन्हें पता है कि नीचे कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पर, तो वो फिर वो जो आपके जो टॉप ऑर्डर होते हैं वो नीचे तक जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो खेल को नहीं पाते। हालांकि पावर प्ले होता है 11 से 40 ओवर तक का भी जो होता है इनका पावर प्ले वनडे के अंदर, ये भी बहुत अहम होता है, इसको अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान की चूँकि इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ऊपर वाले खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर होता है जी, वो पावर प्ले में इतना तेज़ नहीं खेल पाते। और मॉडर्न क्रिकेट वही है कि जो आजकल दुनिया की टीमें खेल रही हैं, जब इंग्लैंड की टीम तो टेस्ट के अंदर वो +5 के साथ वो एवरेज के साथ वो खेलती है, मगर उसके साथ साथ खेलने के लिए कि हम बोल तो देते हैं ऑन पेपर कि इतनी होनी चाहिए, मगर उसके लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। तो क्या हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये स्किल है कि वो इतनी पावर प्ले को अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें या मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट कर लें? तो ये बड़ा एक सवाल है कि इनकी क्या एबिलिटीज़, इतनी स्किल है कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही खेलना चाहिए। और पाकिस्तान की जितनी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो उसी हिसाब से ही जाएंगे। रियाज साहब, पावर प्ले की बात हो रही, तो अगर हम देखें तो फ़खर एक ऐसे प्लेयर थे जो पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करते थे, लेकिन अगर हम देखें तो टेक्निकली लिहाज से अब्दुल्ला शफीक अच्छी इनिंग खेलते हैं, इमाम अच्छी इनिंग खेलते हैं, गैप शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जिस तरह बात हो रही थी कि हम इस वक्त पावर प्ले में 8वें नंबर पे हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं करता है, तो क्यों ना हमें नौजवानों में अगर देख रहे हैं साइम अयूब बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटिंग करता है, कोई ऐसा बैटर हमें ज़रूर लेकर आना चाहिए जो बॉलर्स की लेंथ और लेंथ को ख़राब कर सके। शहजादा, यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखें हम स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, वक्त के लिहाज से जो तकाजा है वो नहीं खेल रहे, और जिस तरह से वहीद भाई ने बताया कि हमारा रेशियो जो है 4 समथिंग है, तो ये तो मतलब कैटेगोरिकली आप बिल्कुल नक्शे पे देख सकते हैं कि हम मतलब उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, चाहे T20 या वनडे क्रिकेट हो, जिस तरह से शुरू के ओवर्स में आपको मतलब रिएक्ट करना चाहिए उस तरह से नहीं खेल रहे। रह गई बात देखें साइम अयूब की या इसी तरह के दूसरे खिलाड़ियों की, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक माइंड सेट है कि अगर कोई खिलाड़ी हमारा नौजवान अगर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा करता है, लेकिन उसके बावजूद जो मतलब टीम के करता धरता है, उनका मतलब 2-4 मतलब ऐसे प्लेयर्स होते हैं हर टीम में जिनकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि वो दूसरे खिलाड़ियों को इतनी आसानी से नहीं आने देते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब यही है कि अगर हमारी मतलब कि जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं सबको नहीं कहूँगा, उसमें ज़ाहिर है 1-2 ऐसे होते हैं कि अगर नेक नियति आ जाए और वो मेरिट पे मतलब एक टीमें मुंतखब करें तो ये वही टीमें जो हैं वो परफॉर्मेंस देती हैं। इससे पहले भी हमारी टीमों ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जैसे आपने साइम अयूब की बात की है, नए खिलाड़ियों की बात की, तो आप ज़रूर मौका दें, लेकिन मसला ये आता है कि जब तक उन खिलाड़ियों को सीनियर के साथ इतना एक्सपोजर ना मिल सके, उस वक्त तक आप उनको ज़ाहिर शामिल भी नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर आप ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को अगर आप अर्ली स्टेज पे टीम में ले आएंगे और इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ, और अगर वो 1-2 दफ़े फेल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उनका कैरियर ख़राब हो जाएगा। अभी भी आप ये देखें कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में या पीसीबी का जो मतलब टेक्निकल स्टाफ है या सिलेक्टर्स ले लें या कोचेस ले लें जो बेंच में बैठे होते हैं, डग स्टाफ, उनका माइंडसेट ये है कि वो नए खिलाड़ियों को बहुत जल्दी टीम में लाने से अवॉइड करते हैं।
तो ये जो एक बड़ी मतलब एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि आप ये देखें कि बाज़ खिलाड़ियों के लिए तो हमारे सिलेक्टर्स ये करते हैं कि अगर वो 13 इनिंग्स में 11 इनिंग्स में फेल हो जाएं तो उसके बावजूद वो मतलब उनको खिलाने की जस्तजू में रहते हैं। लेकिन बाद ऐसे खिलाड़ी जो 11-12 इनिंग्स तक अच्छा खेलें और किसी एक इनिंग में वो ख़राब खेलें तो ऐसा लगता है कि शायद वो इंतज़ार कर रहे थे 12 इनिंग्स की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कि वो एक परफॉर्मेंस ख़राब और उसको टीम से बाहर निकाल दें। तो मैं ये समझता हूँ जब तक ये माइंडसेट जो है ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक जो है हमारी टीमें जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकेंगी। लेकिन एक बात और कहूँगा कि यार आप सिर्फ आज के इस मैच को देखें तो हमें देखें इस बात के बावजूद हमें ये चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। गो के देखें ये प्रोफेशनल खेल है, हमारे सारे खिलाड़ी जो हैं वो जितने भी मुल्कों के खिलाड़ी हैं 60-70 लाख रुपए हमारे भी खिलाड़ी ले रहे हैं। तो इनकी अप्रोच प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसी तरह से उनको ग्राउंड में रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन हमें दूसरी जानिब इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि आज जो मतलब जो कंडीशन थी, जो एटमॉस्फेयर था वो 99% जो है इंडिया के फेवर में था। और अगर मैं समझता हूँ कि गो के देखें एक जावेद मियांदाद जैसा कहते हैं कि मतलब क्रिकेट जो एक गेम का खेल है, हो सकता है कि हमारे बॉलर जो हैं शायद उनसे हार हो जाए और अगर नहीं भी हुए तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए टूर्नामेंट ओपन है, बिल्कुल है। बात हो रही थी नए और पुराने खिलाड़ियों की तला, तो अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में हमारे पास सीनियर प्लेयर जरूर मौजूद है, शक्ल करने की जरूरत है। रिजवान ओपन किया करते हैं T20 में, बाबर ओपन किया करते हैं, दोनों साथ। आप समझते हैं कि फखर भी फेल हो गए, इमाम भी इस टूर्नामेंट में अब तक फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि रिजवान अगर अब्दुल्ला शफीक के साथ है यहाँ पर ओपन करते दिखाई दें मिडल्स पे, क्योंकि सऊद शकील हैं, उनका साथ देने के सलमान अली आगा आ जाए और फिर साथ उसामा मीर की सिलेक्शन हो जाए, तो आप समझते थोड़ी सी बैलेंस टीम बन जाएगी? क्योंकि हमारे फखर और इमाम तो इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाम नजर आए। देखिए ये बहुत बड़ा जो है ना स्टेप होगा, और इस वक्त आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना प्लानिंग्स या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारी चीज़ें होती हैं टूर्नामेंट में जाने से पहले। आपके बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, जिस तरह से रियाज भाई ने बात की कि जो आपके परफॉर्मर्स थे आपने उनको इतना रगड़ दिया कि वो बेचारे जो है अनफिट हो गए। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मुस्तकिल तौर पे आपने श्रीलंका के खिलाफ भी उनको टेस्ट शादाब भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, शादाब भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। इमाम के हवाले से भी बातें आ रही थी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। तो इससे टूर्नामेंट में इंटर होने से पहले जो आपके 2-3 सीरीज थे उसमें आपको उन तमाम प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए था कि जिनको आप ऑप्शन बी में, सी में रखते, आप कॉम्बिनेशन को शफल करते, आप कॉम्बिनेशन को शफल ही नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना अब अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो ये मेरे ख्याल में जो है ना फिर तो आप समझते हैं जो नेपाल के खिलाफ भी हम खेल रहे थे वहां पर भी आपने फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, वहां कम से कम आप नौजवान प्लेयर्स को चांस दे देते, कुछ 19-20 तो फर्क आपको वही मैं कह रहा हूँ कि नेपाल है, नेदरलैंड है, या उससे पहले आपकी अफगानिस्तान से एक सीरीज हुई, तो उन तमाम चीज़ों में जो है ना आपने इस कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करना था। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करते तो आज आपके पास जो है ऑप्शंस मौजूद होते, तो आप फैसले कर सकते थे। अब अगर आप रिजवान को करवाते हैं और वो कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि 20 ओवर और 50 ओवर में फर्क होता है, फिर जाहिर सी बात है उनको कीपिंग भी करनी है और फिर मजीद नीचे से जो है वो पूरी नंबर्स जो है वो शफल हो जाएंगे, तो तमाम प्लेयर्स डिस्टर्ब होंगे। तो ये इस वक्त तो फैसला करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ आरिफ साहब से भी यही सवाल कर लेता हूँ। आरिफ साहब, कॉम्बिनेशन चेंज आप समझते हैं? देखिए जिस तरह इन्होंने तला साहब ने कहा कि ये अब जब इतना बड़ा इवेंट आया था तो इसमें बहुत ज़्यादा शफलिंग जो है नहीं की जाती, और मगर आपका सवाल ये है कि अगर रिजवान को ऊपर करेंगे, मगर रिजवान को अगर ऊपर का हम ओपन कराते हैं तो क्या फखर जमान और क्या इमाम को हम नीचे भेजेंगे? नहीं, दोनों में से हम दोनों को ड्रॉप करते हैं। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान खेल लो, सलमान खेल ले और उसामा मीर का भी जो कि वो नहीं खेल सकते। और इस वक्त परफॉर्म भी जो है रिजवान ही कर रहे हैं, वो अब आपको देखेंगे किस नंबर पे जाके करेंगे। रिजवान भी वही नंबर पे जाके परफॉर्म करेंगे जहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो T20 के अंदर हमने देखा है कि वो जो है ओपन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मगर जब 50 ओवर की बात होती है तो वो चौथे नंबर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और फिर दूसरे देख रहे हैं कि हम फ़खर जमान है या इमाम है, ये मुसलसल काफ़ी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीज़ें पहले की करने की होती हैं। तो साहिम अयूब की आपने बात की तो काफ़ी अर्से से साहिम अयूब का बेहतरीन टाइम है, मुसलसल वो दूसरी टीमों में दूसरी दुनिया में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की लीगों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये टाइम तक यूज़ करना चाहिए था। हम यंगस्टर की बात करते हैं कि हम यंगस्टर को इतना ज़्यादा इतने बड़े इवेंट में यूज़ नहीं कर सकते, मगर उसकी मिसाल आप देखें न्यूजीलैंड की टीम में रविंद्रा जो है उसने न्यूजीलैंड की टीम ने यूज़ किया, और वो 2 मैचों के बाद भी अब वो मैच विनर खिलाड़ी, मैच का अहम खिलाड़ी बन गए हैं वो सारे वो। तो इस तरह जो है हमें साहिम अयूब की भी उस वक्त जो फॉर्म पे उसकी सलाहियतों से पहले फ़ायदे कीजिए, मगर ये सारी प्लानिंग जो होती है काफ़ी पहले होती है। यानी कि आप समझते हैं तला साहब ने जो कहा कि हम नेपाल, आइलैंड और इससे अफगानिस्तान के खिलाफ हम सीरीज़ खेल लेते, उस दौरान हमें ये चेंजिंग करके
कर लेना चाहिए। बिल्कुल, मगर यह है कि हम नेपाल सारी चीज़ें, चूँकि हमारा एक माइंडसेट बन गया था कि हमने किन 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में खिलाना है, फिर उन्हीं 15 खिलाड़ियों के दरमियानी शफलिंग हो सकती थी, तो हमने पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ नेपाल के साथ भी जाना था, अफगानिस्तान के साथ भी जाना था। तो वहाँ इनके हमने अपने खिलाड़ियों को, मेन खिलाड़ियों को यूँ दिया कि शायद वो यहाँ इन छोटी टीमों के खिलाफ जो है अपनी फॉर्म वापस हासिल कर लें, जो कि ऐसा नहीं हुआ कि फ़खर को भी हमने अच्छे खासे चांसेस दिए, इमाम को भी दिए छोटी टीमों के खिलाफ, मगर वो अपनी फॉर्म जो है वो नहीं। ये छोटे मैचेस इसीलिए होते हैं कि आप फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं। वापस आ जिस तरह आपने देख लें कि रोहित शर्मा ने जो लास्ट इनिंग्स खेली है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो देखिए किस तरह ऐसा लग रहा था जैसे प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं, नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुल के बिल्कुल ऐसा खेला गया जैसे कोई प्रेशर ही नहीं है, और हर शॉट के तो क्या तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आगे बड़े मैचों की अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, खुल के खेले उसने सारे शॉट वो। अच्छा रियाज साहब, क्योंकि आप बॉलिंग पे बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की, तो कितनी उम्मीद है कि शहनशाह आफरीदी, हसन अली और फिर मोहम्मद नवाज, शादाब, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो प्रॉब्लम तो हो रही है बैटर्स को खेलने में। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, माहौल बड़ा संजीदा हो गया है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की टीम या सिलेक्शन कमेटी जो उसके लिए पंजाबी का बड़ा अच्छा शेर है, मुझे याद नहीं है, तो मतलब मैं माजरत से कि वो है ना एक शेर के, कुछ ऊंच भी रामा अखियाँ सन, कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक वैसी। तो हमने वो सारे डिसीजन लिए। अगर इसी टीम में सरफराज होते, अहमद वसीम होते, तो मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ सकता था। इन पिचों पे जो है वो स्पिनर तो ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त मौका नहीं है इस बात करने का, लेकिन रिकॉर्ड के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। और जो एक तारिक अजीज़ मरूम जो कहा करते थे ना कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत के करे कि गलती द गुंजाइश नश्ता, तो अब तो ये भाई 13 या 15 की टीम है, इसी में से आपने सब कुछ करना। रह गई आपके स्पेसिफिक सवाल की बात जो आपने बॉलर के मुतालिक की कि हमारे बॉलर्स, मैं ही समझता हूँ, देखें इस वक्त जो हालात बन गए हैं और जो 1,32,000 शायकीन वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद है नरेंद्र मोदी पे, और जाहिर है मतलब ये कि हमारी टीम इतने कम स्कोर पे आउट हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है। देखें इस वक्त तो कोई मेरिकल मतलब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि शुरू के 4-5 ओवर में हम कोई 3-4 विकेटें ले जाएं, और मतलब ये कि उनके बैट्समैन भी जो है हमारी तरह की मतलब अप्रोच इस्तेमाल करें, तो शायद मतलब ये कि ऐसा हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है सारा जो आप कहें ग्रिप जो है इस वक्त इंडिया के पास है, और अगर हमारे बॉलर, मैं ही समझता हूँ कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ये कि स्पेल हो जाए हमारे बॉलर्स की तरफ से, खास तौर से जो आपने शहनशाह आफरीदी की बात की, देखें जो अभी हम बात कर रहे थे, और जैसे तला ने भी बात की, मैं भी जैसे पहले बात कर रहा था, देखें ये टीमें जो बनती हैं ना, एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है, उसके तहत बनती हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ। अब मतलब दुनिया भर की जो टीमें हैं, अगर आप ये देखेंगे, अगर शादाब जो गो के वो नाइब कप्तान है, अगर वो कम से कम मतलब है कि उनकी टीम में होते ना, तो आज वो वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होते। आप किसी और बॉलर को यहाँ पे लेके जाते, आप अबरार को लेके जाते, और दूसरे आपके बॉलर हैं उनको आप इस्तेमाल करते, लेकिन हम जो है एक महदूद दायरे में मतलब रहते हैं, और हमारे यहाँ जो है दोस्तियाँ यारियाँ जो है निभाई जाती हैं, और हम समझते हैं कि बस यही जो है टीम है। देखें ये कौमी टीम है, हमें कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए और ज़ाती मफाद को जो है साइड पे रख देना चाहिए। लेकिन हमारा माइंडसेट है, हमारा, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे कल्चर मतलब इस तरह का बन गया है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। बात रह गई अभी इस वक्त की मैच की, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा, कोई अनहोनी हो जाए, बिल्कुल अनहोनी हो जाए, तो मैच इनिंग का आगाज आगाज़ हो गया है, भारत टीम इनिंग का आगाज़ कर लिया, और पहले ओवर में जो है 10 रन स्कोर हुए हैं बगैर किसी नुकसान के। तला क्या कहेंगे, क्योंकि रियाज साहब भी कह रहे हैं कि कोई अनहोनी ही शायद इस मैच को पाकिस्तान की फतह में तब्दील कर सके। जिस तरह से रियाज साहब कह रहे हैं कि शुरू के 3-4 विकेट्स अगर जल्दी गिर जाएं, लेकिन उसके बाद भी इंडियन बैटिंग में इतनी डेप्थ मौजूद है कि 8 नंबर तक उनकी बैटिंग है, 190 रन जो है वो बासानी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अब ये मैच ख़त्म हो गया है, अब हमने जो है वो कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बिल्कुल यूँ समझ लें कि 95 और 5 का रेशो आ गया है। और थोड़ी देर पहले लग रहा था जब पाकिस्तान के 6-7 आउट थे कि अगर हम 250 भी चले जाते तो फिर यहाँ पे फैक्टर आ सकता था। अच्छा, शायकीन क्रिकेट को कितनी मायूसी होगी आज का मैच हारेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान और ख़ासकर कराची के अंदर भी हम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, मैच लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं शायकीन क्रिकेट, लेकिन ऐसी सूरत अपनी टीम से जब वो मायूस होते तो क्या रिएक्शन आता हमारी आवाम का? हाँ, जाहिर सी बात है, मायूसी तो इस वक्त है, इस वक्त मुख्तलिफ जगह पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। मैं ख़ुद भी अभी आर्ट्स काउंसिल में देख रहा था, वहाँ भी एक बहुत बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की मौजूद है। और जैसे जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे तो इंडिया के स्टेडियम में 1,30,000 लोग मौजूद थे, मगर रमीज़ राजा कह रहे थे कि फुल स्टॉप लग जा रहा बाउंड्री लगने के बाद। और यहाँ पर जाहिर सी बात है शायकीन क्रिकेट का वो जज्बा था
और मेरे ख्याल में जो है वो एक आउट भी शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मायूसी तो है, लेकिन अनकरीब इंशाअल्लाह ताला जब अगला मैच होगा तो उसमें फिर हम जो है इस चीज़ को रिकवर करेंगे, रिकवर करते दिखाई देंगे। रिफ साहब, बात हो रही है आज के मैच पर, तो कितना, क्योंकि मैच से कबल हम देख रहे थे 60-40 का रेशो चल रहा था, अब क्या रेशो नज़र आ रहा है आपको इस मैच में? नहीं, क्रिकेट में तो ऐसा होता है कि मायूसी तो वैसे ही सही नहीं, किसी वक्त भी आखिर वक्त तक गिव अप नहीं करना चाहिए। क्रिकेट का गेम है, आखिर वक्त तक कुछ भी हो सकता है, तो पूरी फाइटिंग करनी चाहिए। फिर चूँकि पाकिस्तानी टीम पे चूँकि एशियन गेम्स की भी जो परफॉर्मेंस थी तो प्रेशर उन पर वैसे ही ख़त्म हो गया था। और शायकीन की भी जैसे आपने बात की, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिजल्ट था एशियन गेम्स में, तो शायकीन के ऊपर भी से प्रेशर ख़त्म हो गया था। उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा लोगों की नहीं थी। जो वहाँ पर जो कंडीशन चल रही हैं, सारी चीज़ें इंडिया की टीमों को सूट कर रही हैं, और उनका जो सारे आप ऑन पेपर देखें इंडिया की टीम की जो स्ट्रेंथ है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान को इस मैच के अंदर जो है कमबैक करने की ज़रूरत है और अच्छी फाइटिंग करे, ताकि आगे अभी जो इसका जो रिज़ल्ट होगा, जितना क्लोज जा सकते हैं मैच को क्लोज जाएं, ताकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप के मैचों पे जो आगे उनका जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है उस पर असरअंदाज हो, ताकि वो अच्छी फाइटिंग के अंदर दोबारा इस टूर्नामेंट के अंदर दोबारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होकर फिर दोबारा इस टूर्नामेंट में वापस आ सकते हैं। वापसी भी बात हो रही है इस टूर्नामेंट में। अगर वो देखें तो रियाज साहब है, अभी टूर्नामेंट बिल्कुल ही ओपन है। अभी आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो आप समझ रहे हैं कि बड़ी टीमों से तो अभी मैचेस आपके बाकी हैं। पहला आपको थोड़ी सी टफ टीम इंडिया से आपका टकराव हुआ इस टूर्नामेंट में, जहाँ पर आप क्लैप्स करते हुए आपकी बैटिंग नज़र आई। देखें, इंडिया से जो मैच है, जैसे हम मतलब बात कर रहे हैं कि सारी कंडीशंस, सारे हालात, सारे मामला जो थे वो इंडिया के फेवर में थे। लेकिन रह गई बात, देखें, गिव अप करने की, वो तो हमें आखिरी, कहते हैं ना कि आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, तो हमें लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। और हो सकता है इस लड़ते हुए नज़र आने के बीच में कोई ऐसी सबील निकल जाए कि हम जो है मतलब अनहोनी कर दें। लेकिन इंसान को जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, तो वो तो एक नज़र आ रहा है। लेकिन मायूस हमें नहीं होना चाहिए, हमारे शायकीन को भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखें अभी पूरा मतलब एक टूर्नामेंट पड़ा है। और ये ज़रूर है कि आपके मतलब ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से मैच है, उसके बाद आपका जो है साउथ अफ्रीका से मैच है, और भी बाकी मैचेस हैं। तो हमें जो है उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए मार्जिन ऑफ प्रोविज़न लेके सारी चीज़ों को हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमने क्या क्या गलती किया है, किस किस तरह से मतलब चीज़ें हुई हैं, उसको हम मतलब एड्रेस करना चाहिए सही तरीके से। आज जैसे हमने मैच देखा शुरू से कि जब हमारे 2-3 खिलाड़ी आउट हुए, और हमने विकेट का भी बिहेवियर देख लिया था, और आउट होते भी देख लिया था कि गेंद जो है नीचे आ रही है और वो जो है लो है, स्लो है, तो हमारे बैट्समैन को मेरे ख्याल से उनको जाग जाना चाहिए था, उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो ये खेल जो था ना आज का, जो अभी तक हो रहा है या अभी भी आइंदा भी चलेगा, जिसका प्रेशर हमारे बॉलर्स पे होगा, फील्डर्स पे होगा, तो मैं ये समझता हूँ ये आसाब का खेल है। और यहाँ पे आके जो है मैं समझता हूँ कि हम जो है आसाब शिकन मैच में उस चीज़ों को अपनी मतलब मैनेज नहीं कर सके। देखें, मैच की या किसी भी मतलब मुकाबले की खूबी ये होती है कि जिस वक्त आप क्रंच पोजीशन में हो, जिस वक्त आप प्रेशर सिचुएशन में हो, उस वक्त आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। गेम करना और बैटिंग करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो माइंड गेम है ना, मतलब ये आपका जितना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उतना ज़्यादा अच्छा आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट के मतलब कि चारों तरफ हमारे प्लेयर्स के जो ऐसे मतलब शायकीन थे जो जाहिर है इंडिया को फेवर कर रहे थे, तो इस चीज़ का भी एक असर होता है। और जाहिर है इंसान बिल्कुल असर होता है। रियाज साहब है, तला साहब है, बात हो रही है क्योंकि कुछ देर कबल हम पाकिस्तान की बैटिंग अटैकिंग की बात कर रहे थे, पावर प्ले में अच्छा नहीं खेलते। अभी जिस तरह इनिंग का आगाज़ किया हम देखते हैं भारतीय बल्लेबाज ने, तो आप लग रहा है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर। देखिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर जो है आमतौर पे हमारी टीम ले लेती है। और अभी इस वक्त जो है, कल की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा भी यही कह रहे थे कि जिस तरह से हमारे दीगर कंटेंडर्स हैं उसी तरह से हम जो है वो पाकिस्तान को भी कंसिडर करेंगे। इसको हम ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बना रहे। अलबत्ता इंडिया में भी बहुत सारा आवाम जो है, आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसके बावजूद कल की जो उनकी स्ट्रैटेजी थी ना, उसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो आसाब के मामले में हमसे ज़्यादा मजबूत था। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की कंडीशंस है, रियाज भाई कह रहे थे कि 99% जो है वो कंडीशन उनके हक में थी, क्योंकि 1,30,000 का मजमा, और फिर उसके बाद वहाँ की कंडीशन, वहाँ की पिचेस, वहाँ के लोग,
होम ग्राउंड, ये सारी चीजें, और फिर उनकी टीम भी ऑन पेपर और ऑन द फील्ड दोनों ही जगह पे मजबूत थी। लेकिन बातें तो यहाँ ये आ रही थी सामने तला साहब है कि प्रेशर इंडिया पे होगा, लेकिन यहाँ तो प्रेशर रिलीज कर चुकी है इंडियन टीम। नहीं, इंडिया पे प्रेशर का जवाब बनता नहीं है, क्योंकि आप के जो है वो जो मेन प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। आपके जो मेन बॉलर्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उनकी वो परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में नजर नहीं आई। तो प्रेशर तो जाहिर सी बात है इंडिया से ज्यादा हम पे था और अभी भी है। बिल्कुल अभी भी है। आरिफ साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट ये खेल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से टारगेट ये बासानी चेस करने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है इसके अंदर मोमेंटम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोमेंटम जिस तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो टीम चढ़ के खेलनी होती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि इंडिया की तरफ मोमेंटम सारा चला गया है, जिसकी वजह से अब देखें ना जिन्होंने ओपन कर रहे हैं फिर खुले माइंड के साथ, खुले बल्ले के साथ वो खेल रहे हैं और अच्छे इसी तरह ही खेलते हैं वो। तो चूंकि मोमेंटम अब उनके हक में चला गया है तो इस वक्त जो है उनका अपर हैंड हो गया है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। अगर शुरू के अंदर ये कहीं 2-3 खिलाड़ी आउट नहीं करेंगे तो उन्हें ये मैच जो है बिल्कुल ही वन साइडेड नजर आएगा आपको। बिल्कुल ही आरिफ साहब कह रहा है कि वन साइडेड मैच जो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो शाहिनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रो दिला दिया है और पाकिस्तान के लिए शमीन गुल आउट हो चुके हैं इंडिया की जानिब से। तो पाकिस्तान को पहली विकेट इस मैच में कामयाबी हासिल हो गई है। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।